उसके बाद शिवानी ने अपनी दमदार आवाज में उनसे कहा कि तुम्हें कुछ बताना है या मैं आगे की प्रोसेस शुरू करूं। इस बार वो तीनों लड़कियां शिवानी की वार्निंग देने की आवाज से बहुत ज्यादा डर गई थी। दूसरी तरफ उस शेर ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। उसे भी शिकारियों की स्मेल फील हो रही थी। वो बहुत स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब शेर उनसे बस थोड़ी ही दूर था तो उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। जो दहाड़ वहां पर आए 400 आदमियों ने भी सुनी, जिससे वो सभी घबरा गए थे। उनके चेहरे पर डर के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन सभी ने अपनी गाड़ियां पहले ही पीछे रोक दी थी, क्योंकि वो सभी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और अपनी लोकेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उस लोकेशन के नेटवर्क तो आना बंद हो गए थे, पर उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि शायद किस डायरेक्शन में जाना है। और अभी जो भयानक आवाज उन सभी ने सुनी थी, उससे तो सभी अपनी जगह पर फरीज हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो दहाड़ने वाला शेर उनके आसपास ही है और वह उनका शिकार करने को तैयार है। पर शेर की इतनी भयानक दहाड़ सुनकर उन्हें पछतावा हो रहा था कि हम सभी ने गाड़ियां क्यों छोड़ी। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे और वो सभी तलवारों और ऐसे ही हालात में चलाए जाने वाले काफी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते थे। उनके पास कोई गन्स नहीं थी और आज इस टीम का लीडर भी उनके साथ था। ये वही लीडर था जो कि दृष्टि को इतने समय से ढूंढ रहा था। ये उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। पर उस आदमी ने सभी से कहा कि तुम 400 लोग हो और वो शेर अकेला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। पर उन्हें क्या पता था कि उस लायन ने ये दहाड़ उनके लिए नहीं बल्कि अपने साथियों को बुलाने के लिए लगाई थी। कुछ ही देर में उस जंगल में चारों तरफ से शेरों की दहाड़ने की आवाज आने लगी। अब तो वो लीडर भी डर से कांप रहा था। न तो वो सभी पीछे हट सकते थे और न ही वो सभी आगे बढ़ सकते थे। उनकी हालत इस समय पर ऐसी हो गई थी जैसे आसमान से गिरा खजूर पर अटका। उसी लीडर के 5 साथी थे। अभी सिर्फ उसे ही पता चला था कि वह RSR मैंसन में छुपी हुई है, जिनकी उन 5 को तलाश है। ये बूढ़ा वही आदमी था। अपने बाकी साथियों ही तरह इतना पावरफुल तो नहीं था, पर दिमाग से बहुत चालाक था। पर आज उसकी सारी चालाकी की धरी की धरी रह गई थी। आज तो उसे इस अपनी ही ग्रीडीनेस पर पछतावा हो रहा था। उसके सभी साथी उस लड़की के बारे में हमेशा उससे पूछते रहते थे, पर उसने उन सभी को आज तक इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था। और अब उसका खुद का नहीं पता था कि वह जिंदा बच पाएगा या नहीं। वैसे तो वह आदमी ग्रैंड मास्टर के लास्ट स्टेज पर था, पर वो इतने सारे लायंस का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर कम से कम भी 30 लायंस के आसपास की दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। और वो लीडर तो 2 शेरों को ही संभाल ले, वो ही बड़ी बात है। उसके माथे पर घबराहट की वजह से पसीना आ गया था। ये लीडर वही था जिसकी जैकेट पर डेविल का डिजाइन बना हुआ था और ये ही इतने दिनों से दृष्टि की फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था। उसके आदमी पहले ही डरे हुए थे कि अब लायंस ने शिकार करना शुरू कर दिया था। उन लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। हर एक लायन एक आदमी पर जंप लगाता और उसे अपने जबड़ों से पकड़कर खींचते हुए जंगल में ले जाता और उसको मारकर वहीं गिरा देता। ये सभी बड़े बड़े लायंस थे। इनके के सिर पर बड़े बड़े बाल थे और वो सभी अपने सिर के बालों को लहराते हुए शिकार कर रहे थे और ऐसे लग रहे थे कि मानो यमराज खुद पृथ्वी पर इन आदमियों के पापों का हिसाब करने के लिए आ गए हैं। वहां पर और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आ गए थे। उन सभी आदमियों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी ट्रैप में फंसा दिए गए हो, क्योंकि एक जगह पर आखिर इतने जंगली जानवर कैसे हो सकते हैं। कुछ ही देर में बचे हुए आदमियों की संख्या आधे से भी कम हो गई थी, पर वो लायन थे कि रुकने को ही तैयार नहीं थे। चारों तरफ चिल्लाने की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वहां पर खौफ का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह इन आदमियों को खा नहीं रहे थे, उन सभी लायंस को तो शिकार करने में मजा आ रहा था। कीर्ति आज दूसरी बार RSR ग्रुप में एंट्री कर रही थी, पर आज वो पहले दिन की तरह नर्वस नहीं थी। आज वो एक कॉन्फिडेंट वुमन लग रही थी। इस बार वो आज RSR के लेफ्ट साइड चल रही थी। उनके साथ 16 गार्ड्स चल रहे थे। जैसे ही वो सभी ग्राउंड फ्लोर से निकले तो ऑफिस की सभी एम्प्लॉई की नजर RSR के साथ चल रही उस एलिगेंट लड़की पर थी। उसने एक डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसने और सेक्रेटरीज की तरह शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहने थे। वो देखने में ही बिजनेस वुमन लग रही थी और इस लड़की की ब्यूटी ऐसी थी कि कोई भी लड़की अपने आप को जलने से रोक ही ना पाए।
उसके बाद वो सीधा लिफ्ट के थ्रू आरएसआर के केबिन के फ्लोर पर चले गए थे। वहां माही पहले से ही मौजूद थी। जब माही ने एक लड़की को आरएसआर के इतना करीब चलते देखा तो माही उसे देखकर हैरान हो गई, और थोड़ी आगे आने के बाद जब माही ने उसे लड़की के फेस को देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा है, क्योंकि ये वो ही लड़की थी जो अभी 2 दिन पहले आरएसआर के कैबिन में मीटिंग के लिए आई थी। उसे पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरएसआर किसी लड़की को अपना सेक्रेटरी भी रख सकते हैं। पर उस लड़की को देखकर माही के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आई, वो थी कि ये लड़की जरूर आरएसआर की गर्लफ्रेंड है, नहीं तो मिस्टर आरएसआर उस लड़की को क्यों अपनी सेक्रेटरी रखते। माही के दिमाग में ये बात आते ही उसको इनसिक्योर फील होने लगा। एक पल के लिए उसके फेस पर जलन के एक्सप्रेशन आ गए थे। उसके बाद जैसे ही वो सभी उसके सामने से निकले, माही ने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। सिर्फ विक्रम ने ही उसको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया। आरएसआर तो पहले ही उसे रिप्लाई नहीं देता था, पर उसकी सेक्रेटरी ने भी माही को कोई रिप्लाई नहीं दिया था, जिससे वो और ज्यादा जलन से भर गई थी। कीर्ति ने पहले ही माही के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने नहीं कि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। कीर्ति को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो ऐसे दोहरे चेहरे वालों से सख्त नफरत करती थी, जो सामने मासूम बनने का दिखावा करते थे और पीठ पीछे कुछ और होते थे। माही भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो कीर्ति ने पहली नजर में ही देखकर पहचान लिया था। आरएसआर ने भी माही के एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति भी उसे नोटिस कर लेगी। वह कीर्ति से काफी इंप्रेस हुआ था। आरएसआर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आरएसआर और कीर्ति दोनों केबिन में चले गए थे। विक्रम ने माही से कहा, अब आगे से तुम्हें मिस्टर आरएसआर के केबिन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। आज से ये काम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी का है। उसने हाँ में सिर हिला दिया था, पर अंदर से उसे इस बात से बहुत बड़ा शौक लगा था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। माही की जलन दृष्टि के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसे तो यही लगा कि जैसे कि उस सेक्रेटरी ने ही माही के लिए वो ऑर्डर भिजवाया हो। अब तो उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना भारी हो रहा था। वो अंदर से गुस्से में पागल हो चुकी थी। विक्रम को भी उसे ऐसे देखकर हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया और वहां से निकल गया। वहीं फॉरेस्ट में एक लड़की लाइन पर बैठी आगे बढ़ती जा रही थी। वो दिखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे वो इस फॉरेस्ट की क्वीन हो। उन्हें नहीं पता था कि अगर यहाँ पर 1000 आदमी भी आ जाए तो मिस क्वीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये मिस क्वीन की टेरिटरी थी, और उन लोगों ने वहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी भरपाई उन्हें अपनी लाइफ खोकर चुकानी पड़ रही थी। आखिर इतने लोग सिर्फ उन 3 लड़कियों को बचाने के लिए क्यों आएंगे? इसके पीछे क्या वजह थी? और क्या आज इन सभी प्लानिंग्स को करने वाला मास्टरमाइंड मारा जाएगा? आखिर माही के कैरेक्टर के बारे में पता होते हुए भी आरएसआर ने उसे अभी तक जॉब से सस्पेंड क्यों नहीं किया था? आरएसआर के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या माही अपनी जलन में कीर्ति को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उन्हें नहीं पता था कि अगर यहाँ पर 1000 आदमी भी आ जाए तो मिस क्वीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये मिस क्वीन की टेरिटरी थी, और उन लोगों वहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी भरपाई उन्हें अपनी लाइफ खोकर चुकानी पड़ रही थी। उन सबका लीडर डर से कांप रहा था। बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। अब उन सभी की नजरें चारों तरफ थीं। उनका लीडर भी उसी समूह के बीच में था। उन सभी ने धीरे धीरे कारों की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो अभी थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि तभी उन सभी ने वहां पर कुछ ऐसा देखा कि अगर वो सभी ये बात किसी को बताए भी तो कोई उनका विश्वास ना करे। उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत सारे लायंस और बाकी के जंगली जानवर उनका रास्ता रोके खड़े थे, और उनके बीच में वहां के सबसे बड़े लायन पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर वो सभी पहचान गए थे कि वो लड़की मिस क्वीन है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी जानवर उस लड़की के कंट्रोल में कैसे हैं। एक तो मिस क्वीन को देखकर पहले ही उनकी हालत खराब हो गई थी, और ऊपर से उसे वाइल्ड एनिमल्स के बीच देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस जंगल की भी क्वीन हो। अब उन सभी के मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो सभी अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे।
वो लीडर भी अपने मन में सोच रहा था कि मिस क्वीन से हम कैसे टकरा गए, और क्या ये सभी एनिमल्स मिस क्वीन की वजह से इस जगह पर है? क्या वो इन सभी जानवरों को कंट्रोल कर सकती है? ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? वो सभी अपनी सुध बुध खो चुके थे। आखिर उन्होंने आज तक कभी ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना जो किसी जंगल के सारे जानवरों को अपने कंट्रोल में कर सकता हो। पर उनके सामने जो था उसको भी नहीं झुठलाया जा सकता था। उसके बाद मिस क्वीन अपने लायन पर से उतरी और उसने सभी जानवरों को कुछ इशारा किया, जिससे सभी एनिमल्स उनके चारों तरफ फैल गए और मिस क्वीन हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद एक लड़की को तो वे सब संभाल ही लेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये अकेली लड़की उन सभी जानवरों से खतरनाक है, और उन सभी ने तो इतने दिनों से उसकी फैमिली को परेशान किया हुआ है। वो उन्हें कैसे छोड़ सकती थी? उसके बाद तो मिस क्वीन ने उनकी तरफ काफी स्पीड में दौड़ लगा दी। बस फिर क्या था, उसकी तलवार ही घूमती दिखाई दे रही थी और लोगों की आवाजें शांत होती दिखाई दे रही थीं। उनमें से कोई भी उसके एक वॉर को भी नहीं सह पा रहा था। कुछ देर बाद अकेला उनका लीडर भी बच गया था, पर उसे अपने ग्रैंड मास्टर होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। पर जैसे ही उसने अपनी तलवार फुर्ती से मिस क्वीन की तरफ चलाई, तलवार अभी हवा में ही थी कि उससे पहले उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था। उस ग्रैंड मास्टर की आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वो ग्रैंड मास्टर होते हुए भी ये पता नहीं लगा पाया था कि आखिर उसका हाथ कटा किस वजह से था। अब उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा था कि इस लड़की को तो मैं आराम से संभाल लूंगा, और उसकी सोच के नतीजे बहुत ही गलत निकले। मिस क्वीन ने उससे एक बार कहा, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पर वो अधेड़ उम्र का बूढ़ा सा आदमी मुस्कुराने लगा। उल्टा मिस क्वीन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। वो मिस क्वीन की मुस्कुराहट का मतलब समझ नहीं पाया। इतने में वो कुछ समझ पाता, उससे पहले मिस क्वीन ने उसका गाला ही उसके शरीर से अलग कर दिया था, क्योंकि उसे इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि जो भी उसके पीछे होंगे वो उससे एक ना एक दिन तक टकराएंगे ही। यही वजह थी कि मिस क्वीन ने उसे मार दिया था। ये डेविल गैंग का लीडर था। उसके सूट के पीठ पर डेविल का बड़ा सा डिजाइन छपा हुआ था। उसे देखकर पहले ही मिस ग्रीन समझ गई थी कि ये आदमी ही उनका लीडर है, जो इतने सालों से दृष्टि के पीछे पड़ा हुआ है। आज उसकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई थी। मिस क्वीन ने शिवानी को गोल करके माह की सिचुएशन के बारे में बताया और कहा कि इन सभी की बॉडी जंगली जानवरों को खिला दो और उनके सभी कपड़े जलवा दो। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर इनके होने का एक निशान तक नहीं बचना चाहिए, और उन लड़कियों को भी खत्म कर दो। उससे पहले इन 3 लड़कियों की ओर इस पूरी गैंग की फोटो RSR को मिस क्वीन की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट के रूप में भेज देना। उनमें से एक लड़की वो रिसेप्शनिस्ट थी जिसने उस दिन शिवम को फंसाया था, और 2 लड़कियां वो थी जिन्होंने कीर्ति के साथ फ्रेंडशिप करके इतना बड़ा खेल खेला था। मिस क्वीन ने सबको एक बार में ही साफ कर दिया था। अब फिलहाल के लिए उस पर और उसकी फैमिली पर कोई खतरा नहीं था। शिवानी को सब कुछ क्लियर करने में 4 से 5 घंटे का समय लगा था। उससे पहले शिवानी ने उस जगह के 20-25 फोटो और वीडियो बनाकर एक एनवेलप में डालकर अपनी एक लड़की को देकर उसे RSR ग्रुप में भेज दिया था। इधर से मिस नायरा ने भी मिस क्वीन के प्राइवेट फोन से मैसेज सेंड कर दिया था। विक्रम ने भी RSR के कहने पर एक गार्ड को स्पेशल कंपनी के मेन डोर पर खड़ा कर दिया था। 4 घंटे बाद वो एनवेलप RSR के पास पहुंच चुका था। उन सभी वीडियो और फोटोज को देखकर RSR की भी सभी टेंशन खत्म हो गई थी। शाम को दृष्टि भी उन दोनों के साथ वापस आ गई थी। आखिरकार अब वो भी अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह ही जी सकती थी। कीर्ति का भी दिन आज ऑफिस में बहुत अच्छा गया था। ऐसे ही अब उनके दिन बिना टेंशन के गुजर रहे थे। सभी लोग अपने अपने मेंशन में वापस जा चुके थे। बीच में दृष्टि के सीरीज के प्रीमियर का दिन भी आया, वो भी काफी शांत निकल गया था। उनकी सभी परेशानी खत्म हो गई थी। दृष्टि और नायरा की सीरीज ने आते ही धमाल मचा दिया था। पूरे देश में उनकी सीरीज ब्लॉकबस्टर गई थी। शशांक और अतुल ने जितना उस सीरीज के रिकॉर्ड के बारे में सोचा था, वो सीरीज उससे भी ज्यादा हिट रही थी। देश का बच्चा बच्चा उन दोनों को जानने लगा था। मीडिया रिपोर्टर्स भी उन दोनों के इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर किसी को उनका एड्रेस ही नहीं पता था। और यूथ तो उस सीरीज के पीछे पागल ही हो गया था। RSR ग्रुप में जो पुराने एम्प्लॉई थे, जैसे जैस्मिन और माही, उन सभी ने भी वो सीरीज देखी थी।
दृष्टि के उस अवतार को देखकर वो लोग भी शॉक हो गए थे। दृष्टि और नायरा की फैमिली ने तो उनकी सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट किया था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सीरीज में उन दोनों ने इतने डेंजरस स्टंट किए थे। विक्रम भी अपनी वाइफ का फैन हो गया था। उसे तो इस बात पर ही हैरानी थी कि जिनको वो नॉर्मल लड़कियां समझता था, वो दोनों इस तरह का स्टंट कर रही थी। पूरी फैमिली उन दोनों की तारीफ करते नहीं थक रही थी। शिवम ने सबसे पहले उन दोनों से ऑटोग्राफ मांगे थे, वो भी अपनी व्हाइट शर्ट पर, और वो उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। कीर्ति ने भी उन दोनों के साथ एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करके अपने सोशल अकाउंट पर डाल दी थी, जिसने बीच में कीर्ति बैठी थी और उसके दोनों कंधों पर एक तरफ दृष्टि ने और दूसरी तरफ से नायरा ने अपनी चिन्ह रखी हुई थी। वो तीनों इस पिक में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उस फोटो को लगाने के एक दिन में ही वो फोटो वायरल हो गई थी। उस फोटो ने सोशल मीडिया में धमाल मचा दिया था। उस पिक को सबसे ज्यादा पोस्ट किया गया था। उस पिक पर ब्यूटी ऑन ऑफ द हेवन की टैग लाइन थी। लोगों ने उस फोटो पर कमेंट की बाढ़ लगा दी थी। उस सीरीज ने सभी सीरीज के अब तक के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सभी बड़े से बड़े डायरेक्टर उन दोनों को अपनी मूवीज के लिए साइन करना चाहते थे, पर किसी को भी उनके बारे में कुछ पता हो या उनका कोई कांटेक्ट नो हो तो कोई उन्हें साइन भी करे। शशांक ने किसी को भी उनका कांटेक्ट नो शेयर नहीं किया था। सीरीज को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे। सुबह का वक्त था। आज RSR ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी ने आज 10 बजे एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में RSR ग्रुप क्या अनाउंसमेंट करने वाला था। RSR ग्रुप ने इस कॉन्फ्रेंस की खबर एक हफ्ते पहले ही फिक्स कर दी थी। क्या दृष्टि ने उस लीडर और उसकी पूरी गैंग को मारकर सही किया? क्या अब दृष्टि की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी या और कोई खतरा उसकी लाइफ में आने वाला है? आखिर RSR एंटरटेनमेंट ग्रुप ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्यों रखी थी? तो उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में RSR एंटरटेनमेंट ग्रुप क्या अनाउंस करने वाला था? क्या नायरा और दृष्टि इस एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे भी काम करेंगी या बस उनका सफर यहीं तक का था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में RSR ग्रुप क्या अनाउंसमेंट करने वाला था। RSR ग्रुप ने इस कॉन्फ्रेंस की खबर एक हफ्ते पहले ही फिक्स कर दी थी। 10 बजने में 1 घंटे का वक्त था। नायरा, दृष्टि और शिवानी रेडी होकर विक्रम के साथ RSR मैंसन से निकल गए थे। दूसरी तरफ RSR ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था। वहां पर 40-50 मीडिया रिपोर्टर मौजूद थे और फेमस है सोशल अकाउंट सेलिब्रिटी भी मौजूद थे। 1 घंटा भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था। तभी उस कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टेज पर विक्रम की एंट्री होती है। उसे देखकर मीडिया की सभी लोग हैरान थे, क्योंकि विक्रम बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम था और आज वो खुद इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पर आया था। इसका मतलब था कि आज सभी लोगों को RSR एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से कोई बड़ी अपडेट मिलने वाली है। विक्रम ने वहां पर आते ही सबसे पहले माइक उठाकर सभी लोगों को बोला, हैव नाइस डे माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। RSR एंटरटेनमेंट कंपनी बीते कुछ वर्षों में अपनी इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थी। आज इस एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम पूरे देश में 2nd नंबर पर है, पर आज के बाद ये कंपनी सभी कंपनियों को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर होने वाली है और उसकी वजह आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कंपनी को पीछे करने की बात कर रहा हूँ। मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, पर आप लोगों के लिए तो इशारा ही काफी है। विक्रम ने वहां पर स्काई रैम्बो एंटरटेनमेंट कंपनी को पीछे छोड़ने की बात कही थी, पर वो सीधे सीधे उसका नाम नहीं ले सकता था। बिजनेस वर्ल्ड में सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। वो किसी को भी ऐसे सरेआम बदनाम नहीं कर सकते थे। स्काई एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन भी इस लाइव कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे। जब विक्रम ने RSR ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर आने के बारे में बताया तो उस चेयरमैन की मुट्ठी गुस्से से कस गई थी। उसने टेबल पर रखा हुआ लैंप दीवार पर देकर मारा और अपने आप से ही कहा, इन बच्चों के दूध के दांत अभी टूटे नहीं और आ गए।
हमसे कंपटीशन करने इन्हें पता भी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चलाया कैसे जाता है। मैं भी तो देखूं आखिर इनके पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है जिससे ये लोग सीधा नंबर 1 पर आने की बात कर रहे हैं। उस चेयरमैन के फेस पर एरोगेंट भरी मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। तभी एक लड़का एक फाइल लेकर स्टेज पर विक्रम के पास आता है और वो फाइल विक्रम को देकर चला जाता है। विक्रम उस फाइल को ओपन करता है और कहता है, फिलहाल हमारी कंपनी ने कुछ स्टार्स को हायर किया है और ये मीडिया कॉन्फ्रेंस उन्होंने के लिए रखी गई है। पहले मैं कुछ फेमस एक्ट्रेस को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मिस आशवी, मिस शुमिया, मिस ईशा और मिस चेस्टा। अपना नाम सुनकर सभी एक्ट्रेस स्टेज पर आ जाती है। ये सभी इस टाइम की सुपरस्टार थी। उसके बाद विक्रम कुछ एक्टर्स का नाम लेता है। मिस्टर कार्तिक, मिस्टर सिद्ध, मिस्टर विराज, मिस्टर अक्षित, वो चारों भी स्टेज पर आ जाते हैं। सभी रिपोर्टर्स उन सभी की फोटो लेने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसे स्टेज पर खड़ी हो। ये तो सभी रिपोर्टर्स के लिए एक बड़ा धमाका था। सभी रिपोर्टर्स उन सुपरस्टार्स से सवाल जवाब करने लगे। स्काई रेनबो एंटरटेनमेंट कंपनी का चेयरमैन गुस्से से भर गया था। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कंपनी ने उन सभी स्टार्स को हायर कर लिया है, और वो भी एक साथ। उसको भी इस खबर से बहुत बड़ा शॉक लगा था। आगे विक्रम ने कहा कि अभी मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी है। विक्रम की बात सुनकर सभी रिपोर्टर सोचने लगे कि अभी भी कुछ बाकी है। इतना बड़ा धमाका तो RSR एंटरटेनमेंट कंपनी पहले ही कर चुकी है। रिपोर्टरों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मिस्टर विक्रम कहना क्या चाहते हैं। विक्रम ने कहा, हमारे RSR ग्रुप ने 2 एक्ट्रेस को और हायर किया है। मैं उन्हें भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। उनका नाम है मिस नायरा और मिस दृष्टि। उनका नाम सभी को जाना पहचाना लगा। रिपोर्टर इससे पहले कुछ सोच पाते दृष्टि और नायरा स्टेज पर आ चुकी थी। उनको देखते ही सभी के मुंह हैरानी में फटे के फटे रह गई। रिपोर्टर्स को भी जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, उन दोनों एक्ट्रेस को RSR ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी ने हायर कर लिया है। ये खबर तो किसी आइटम बॉम्ब की तरह थी जो उनके गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। सभी शॉक में साइलेंट खड़े थे। स्टेज पर खड़े सभी सुपरस्टार भी उन दोनों को देखकर शॉक थे, क्योंकि उन सभी ने भी उन दोनों का हार्ड वर्क देखा था। वो सभी इन दोनों से बातें करने लगे थे। चेष्टा ने तो उस सीरीज को 4 बार देख लिया था, क्योंकि उसे उस सीरीज के स्टंट बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। वह खुद भी उनकी फैन हो गई थी, और आज वो दोनों उसके सामने खड़े थे कि चेष्टा ने जल्दी से जाकर उन दोनों से हाथ बढ़ाकर उन्हें ग्रीट किया। उन दोनों ने भी स्माइल के साथ उसका जस्टर स्वीकार किया। रिपोर्टर ने अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ऐसे ही वो कॉन्फ्रेंस अगले 1 घंटे तक चली, और उन सभी ने रिपोर्टर के सवाल का काफी अच्छे से जवाब दिया। खासकर कि दृष्टि और नायरा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों इस इंडस्ट्री में न्यू है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। फिर सभी स्टार्स ने उन दोनों से मेलझोल बढ़ा लिया था। सभी को उनका नेचर बहुत पसंद आया था। कॉन्फ्रेंस के बाद सभी ने लंच किया। दृष्टि और नायरा को छोड़कर किसी को भी ये नहीं पता था कि शिवम उस कंपनी का CEO है। आज की कॉन्फ्रेंस अच्छे से हो गई थी। नायरा ने विक्रम से कहकर शिवानी को अपना और दृष्टि का असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया था, और उसके साथ एक फेमस मैनेजर को भी अपॉइंट कर दिया था, ताकि शिवानी जल्दी से इस काम को सीख सके। पर विक्रम को क्या पता था कि शिवानी के साथ रहकर उस फेमस मैनेजर को ही कुछ सीखने को मिलेगा। उस मैनेजर का नाम था मिस्टर शेखर मिश्रा। वो मैनेजर स्वभाव का बहुत अच्छा था। विक्रम ने मैनेजर शेखर को उन तीनों से मिलवा दिया था। वो थोड़ा हंसमुख किस्म का आदमी था, और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। सभी से मिलने के बाद शिवानी, नायरा और दृष्टि भी वहां निकल गए थे। RSR ग्रुप में कीर्ति ने भी अपने काम को बखूबी समझ लिया था, और वो सभी मीटिंग और प्रोजेक्ट फाइल्स को अपने हिसाब से मैनेज करने लगी थी। उसके आने से विक्रम को बहुत ज्यादा राहत मिली थी, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के अलावा RSR अपने मीटिंग स्केड्यूल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था, और इसी वजह से सभी रिपोर्ट्स को लास्ट में विक्रम ही चेक करके फाइनल करता था। इसलिए विक्रम पर काम का बर्डन कुछ ज्यादा ही रहता था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन YouTube। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। अब कीर्ति के आने से उसके काम का बर्डन आधा हो गया था। कुछ फाइल्स को कीर्ति देख लेती थी और कुछ फाइल्स को विक्रम देखता था।
माही का तो उन दोनों ने चैप्टर ही क्लोज कर दिया था और उसके अंडर में एक कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को दे दिया था। कहने का मतलब सीधा सीधा यह था कि उसे वहां से दूर कर दिया गया था और ये सारी प्लानिंग भी कीर्ति ने की थी। माही ने कीर्ति के साथ दृष्टि की फोटो देखी थी, उसके बाद तो वह और ज्यादा जलन से भर गई थी। उसे लगा कि कीर्ति को इस पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट करने में दृष्टि का हाथ था, क्योंकि उसने पहले भी दृष्टि का पीछा किया था। उससे माही इतना तो समझ गई थी कि वो किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। वो घर जाने के लिए भी प्राइवेट पार्किंग एरिया का यूज किया करती थी, जिस पर आज तक भी किसी को जाना अलाउड नहीं था। और अब ये कीर्ति भी उसी प्राइवेट पार्किंग को यूज करती है। उस हादसे के बाद किसी ने भी दृष्टि को देखा नहीं था, पर माही को इतना पता था कि उसका RSR से जरूर कोई कनेक्शन था और अब इस कीर्ति का भी उस दृष्टि से कोई ना कोई कनेक्शन है। माही भी अब सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी जिससे वह कीर्ति से अपने साथ हुए इस बर्ताव का बदला ले सके। उसे पता था कि उसे जबरदस्ती RSR के ऑफिस के फ्लोर से निकालने के लिए इस प्रोजेक्ट में डाला गया है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका बस चलता तो वह तो कीर्ति को जान से ही मारना चाहती थी, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। उसका ध्यान अब काम में कम रहता था और इस प्लानिंग में ज्यादा रहता था कि वह अपना बदला कीर्ति से कैसे ले। आखिर स्काई रेनबो का चेयरमैन अपनी कंपनी को नंबर 1 पर रखने के लिए क्या डिसीजन लेगा? क्या उसके डिसीजन लेने से क्या दृष्टि और नायर पर कोई परेशानी आने वाली थी? आखिर माही के दिमाग में कीर्ति के लिए क्या चल रहा था और वह आगे क्या करने वाली थी? क्या इससे कीर्ति की जान को भी खतरा था? आखिर कीर्ति ने माही को वहां से क्यों निकलवाया था? इसके पीछे का रीजन क्या था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEOs सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर CEOs सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उसका बस चलता तो वह तो कीर्ति को जान से ही मारना चाहती थी, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। उसका ध्यान अब काम में कम रहता था और इस प्लानिंग में ज्यादा रहता था कि वह अपना बदला कीर्ति से कैसे ले। दृष्टि और नायरा और शिवानी सभी RSR मेंशन पहुंच जाते हैं। अब उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। 2 दिन बाद डॉ RK के हॉस्पिटल का एनुअल फंक्शन था। दृष्टि और नायरा को उसके लिए भी टाइम निकालना था। RSR मेंशन में वो तीनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तीनों बच्चे अब 1 साल के हो गए थे। देवांशी तो अब भी से बहुत ज्यादा बोलने लगी थी। देवांश और शौर्य दोनों कूल नेचर के बच्चे थे। एक आदमी सुनसान से रास्ते पर कार दौड़ा रहा था। पर्सनल सेक्रेटरी के 3 चेक पोस्ट आए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी कार को कोई चेक कर सके। वो सभी चेक पोस्ट्स को क्रॉस करते हुए एक मेंशन के आगे पहुंचता है। उस मेंशन की दीवारों पर ब्लैक कलर का चमकदार स्टोन लगा हुआ था। उस मेंशन में अधिकतर चीजें ब्लैक कलर की थीं। वो आदमी कार से उतरकर दौड़ता हुआ उस मेंशन के अंदर चला जाता है और सीधा लिफ्ट से होते हुए वो बेसमेंट में 100 फुट नीचे चला जाता है। लिफ्ट का दूर ओपन होता है। वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ग्लास के ब्लॉक बने हुए थे, जिनमें अलग अलग तरह के जानवरों को रखा गया था। वो जगह देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि वो किसी बड़े से रिसर्च सेंटर में आ गया हो। उस जगह पर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। वो आदमी हड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही थी। 200 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर बने ब्लॉक्स में कुछ इंसानों को कैद करके रखा हुआ था। उस जगह को देखकर ये तो साफ हो गया था कि यहाँ पर जानवरों और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट होता है, और किस चीज का एक्सपेरिमेंट होता है ये नहीं पता। वो आदमी एक लग्जरी रूम का डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है तो वहां सामने सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक सिगार थी। वो बूढ़ा आदमी देखने में किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, रिवांश, तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम यहां मत आया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी पूरी जिंदगी इस नर्क में बिताओ। ये जो हमने शुरू किया है ये तो हमें ही खत्म करना पड़ेगा। वह आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, पापा, डेविल गैंग पिछले कुछ दिनों से गायब है। उसकी एक भी सदस्य का नामो निशान तक नहीं मिला है और उसके लीडर का भी कुछ पता नहीं है। ये खबर सुनकर उस बूढ़े आदमी के कान खड़े हो गए। उसने अपने बेटे से कहा कि रिवांश किया, तुमने इस खबर की जांच की है?
कहीं वो बेवकूफ आदमी अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया। नहीं पापा जी, क्योंकि 400 लोगों का एकदम से अंडरग्राउंड होना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन भी की है, जिससे मुझे पता चला था कि वो उस लड़की के काफी करीब पहुंच गए थे और अब एकदम से उनका गायब होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि जितना हम उस लड़की के बारे में ही सोच रहे हैं, या तो वो लड़की उससे काफी ज्यादा पावरफुल है या फिर उसके साथ कोई इतना पावरफुल आदमी है कि जिसने उन सभी को ही गायब करा दिया। उस डेविल गैंग की लड़कियां तक गायब है और वो 400 लोग कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे। वो सभी मार्शल आर्ट मास्टर थे और उनका लीडर ग्रैंड मास्टर लेवल पर 9 स्टार पर था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, पर जहां तक मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि इसके पीछे वजह कुछ और ही है, क्योंकि उन 400 आदमियों को गायब करने के लिए एक बड़ी जगह भी होनी चाहिए। अगर उन्हें मारा भी गया है तो उसमें भी काफी खून खराबा हुआ होगा, जिसके सबूत मिटाने कोई आसान बात नहीं है। इसलिए तुम ऐसी जगहों पर हुई इन्वेस्टिगेट करो जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। दिल्ली के आसपास के सभी एरिया को अच्छे से इन्वेस्टिगेटर करो, और जहां तक मेरा ख्याल है तुम उन सभी को जंगलों में खोजो, क्योंकि इतने लोगों को तो सिर्फ ऐसी ही जगह पर मारा जा सकता है। उस बूढ़े आदमी का नाम संजीत रॉय था। वो पिछले 32 सालों से एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। संजीत रॉय इन सब से अपने बेटे को दूर रखना चाहता था। उसने कहा, तुम इस घटना की इन्वेस्टिगेशन तो करना, पर इस घटना से दूरी बनाकर। याद रखना, तो मैं गलती से भी इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। और पता है ना, ये बात उन लोगों को पता चल गई तो क्या होगा? इस बारे में तुम अच्छे से जानते हो ना? हाँ जी पापा, इसलिए मैं इस मैटर से दूर ही रहूंगा। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने आप से ही कहता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, वो कोई नॉर्मल लड़की है। ऐसे 4000 भी उसके सामने आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके बाद वो आदमी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चला जाता है। अगली सुबह आज RSR मेंशन में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। आज रेखा जी और सावित्री दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। जब दृष्टि ऊपर से रेडी होकर आई तो उसने देखा कि रेखा जी टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रही है। दृष्टि ने रेखा जी को पीछे से गले लगाया और कहा, क्या हुआ मॉम, सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बैठक क्या बताऊं, परेशान होने की तो बात है। आज तुम्हारी बड़ी बुआ जी आ रही है। वो बहुत ही कड़क स्वभाव की औरत है। उनसे तो तुम्हारे दादाजी भी डरते हैं। कल रात को ही उनका फोन आया था कि आज सुबह वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। तुम रुद्र को मुझे लेने के लिए भेज देना। दृष्टि बेटा, रुद्र सुबह ही उन्हें लेने के लिए चला गया था, अब वो किसी भी टाइम आते ही होंगे। बेटा, उन्हें डिसिप्लिन में रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। उन्हें अगर 5 बजे के बाद कोई सोता हुआ दिखा तो समझो वो तो गया, और 8 बजे से पहले उन्हें सभी मेंबर वापस इसी घर में चाहिए, चाहे किसी का कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, क्योंकि उनका कहना है कि सेहत सबसे पहले, बाकी सब काम बाद में। नायरा और शिवानी भी हॉल में आ गए थे। नायरा ने रेखा जी से कहा, माम क्यों सुबह सुबह हार्ट अटैक दे रही हो? आपको तो सौर्य और देवांश के बारे में पता ही है, वो पूरी रात अच्छे से सोने ही नहीं देते हैं, तो हम दोनों इतने सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे बेटा? मुझे भी तो इसी बात की टेंशन है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। पर उन्हें इन एक्सक्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने ये बात उनको भी कही तो जानती हो वो क्या करेंगे? नायरा ने कहा, क्या कहेंगी माम? बेटा, उनका जवाब यही रहेगा कि तुम दोनों तो ऐसे ही कह रही हो जैसे हमने तो कभी बच्चे पैदा ही नहीं किए, हमारे बाल तो ऐसे ही सफेद हो गए। तुमने ही दुनियादारी देखी है। इस बात को सुनकर नायरा की बोलती बंद हो गई। दृष्टि और शिवानी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगी। नायरा ने उदास होते हुए कहा, मॉम, इन दोनों को देखो ना, ये कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। तभी मैंने गेट से आते हुए किसी की कड़क आवाज आई, ये तुम सास बहुओं ने क्या नौटंकी लगा रखी है? तुम्हें पता नहीं है कि घर में कोई आया है, उसके स्वागत की जगह अपने आप में ही खुशर फुशर करने में लगे हुए हो। पिछले 1.5 साल से सभी सुबह सुबह दृष्टि का बनाया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा पीते थे, जिससे वो सभी एनर्जेटिक रहते थे, और रेखा जी के कहने पर वो काढ़ा सभी को पीना पड़ता था। वो एक तरह से एनर्जेटिक बेवरेज ही था। दृष्टि ने जल्दी से जाकर दादी बुआ के पैर छुए
और उनके हाथ में काढ़े का बड़ा सा कप पकड़ा दिया। बुआ जी ने उस बात पर भी टोंट मारते हुए कहा, चलो रेखा ने तुम्हें कुछ तो सिखाया है। ये प्रताप कहाँ है? उसे नहीं पता कि आज उसकी बड़ी बहन आ रही है। मुझे लगता है वो भी तमीज भूल गया है। दृष्टि ने कहा, नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो सुबह 5 बजे उठकर ही योगा एक्सरसाइज करने के लिए गार्डन में चले जाते हैं। उन्होंने एक बार कहा भी था कि ये सब मुझे मेरी बड़ी बहन ने सिखाया है और मैं हमेशा से ही उनकी ही बात को फॉलो करता हुआ आया हूँ। और वो तो हम सभी को 5 बजे से पहले ही बेड से उठा देते हैं और हम सभी से हमेशा कहते हैं कि अगर तुम सभी उन्हीं के रास्ते को फॉलो करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। दृष्टि की बात सुनकर बुआ जी मन ही मन खुश हो रही थी। ऊपर से उन्होंने काढ़े की भी एक घुट ले ली थी, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ। उनका गुस्सा एक पल में शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने दृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहा, ये काढ़ा तुमने बनाया है। आखिर कौन था ये संजीत रॉय? वो और उसका बेटा डेविल गैंग को कैसे जानते थे? उन दोनों का इस गैंग से क्या रिलेशन था? और संजीत रॉय दृष्टि को कैसे जानता था? उसे दृष्टि की पावर्स के बारे में कैसे पता था कि दृष्टि पर आगे अब कोई और मुसीबत आने वाली है? क्या रिवांश को इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि आखिर वो आदमी कहाँ गायब हो गए थे? संजीत ने अपने बेटे से इस सारी घटना से दूर रहने के लिए क्यों कहा था? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? और वो इतनी बड़ी रिसर्च लैब में करता क्या था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। दृष्टि की बात सुनकर बुआ जी मन ही मन खुश हो रही थी। ऊपर से उन्होंने काढ़े की भी एक घुट ले ली थी, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ। उनका गुस्सा एक पल में शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने दृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहा, ये काढ़ा तुमने बनाया है? दृष्टि ने कहा, दादी बुआ, ये काढ़ा बनाना तो मैंने अपने गांव के वैद्य से सीखा था। वो कहते थे इसे पीने से सभी जोड़ों के दर्द, सांस की परेशानी और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसलिए हम सभी तो सुबह ये ही पीते हैं। तुम जरूर रुद्र की पत्नी हो, क्योंकि वो ही इतनी समझदार बहू ला सकता है। दृष्टि ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, दादी बुआ, दादाजी आपके बारे में बताया था कि आप एक नजर में ही इंसान को पहचान लेती है। उन्होंने सारी बातें बिल्कुल सच कही थी। आपने मुझे भी एक ही नजर में पहचान लिया। मैं रुद्र की वाइफ हूँ और इससे बड़ा सबूत इस बात का क्या हो सकता है? दृष्टि की इस बात पर तो दादी बुआ के चेहरे पर आई मुस्कान और बड़ी हो गई। रेखा जी, नायरा और शिवानी और बुआ जी के पीछे खड़ा रुद्र, सभी दृष्टि की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर हैरान थे। वो अपने मन ही मन कह रहे थे कि आखिर इससे दादाजी ने कब बुआ के बारे में बात कर ली थी। रेखा जी तो मन ही मन खुश हो रही थी और अपने आप से ही कह रही थी, अगर बुआ जी शेर है तो मेरी बहू सवा शेर है। दादी बुआ का नाम हेमलता था। दृष्टि ने कहा, बुआ जी सबसे पहले आप बैठिए, आप इतने लंबे सफर से आई हो, आप थक गई होंगी। दृष्टि ने उन्हें सोफे पर बैठाया और एक आयुर्वेदिक तेल लगाकर उनके पैरों की मालिश करने लगी। हेमलता जी ने कहा, बेटा तुमने तो मेरी सारी थकावट ही दूर कर दी। पता नहीं क्यों रेखा को ही रुद्र जैसा बेटा मिला और अब तुम्हारी जैसी बहू, और एक नालायक मेरा पोता है जिसे कुछ आता जाता ही नहीं है। अभी रुद्र के पास उसका ही फोन आया था, उसका नाम अविनाश था। रुद्र भी उसका फोन आता देखकर दादी के थोड़ी पास आ गया था। दादी ने कहा, और वो नालायक अपने बाल ऐसे खड़े रखता है जैसे कि कोई लंगूर हो और कहता है कि ये आज कल का फैशन है। सभी दादी बुआ की बात पर मुस्कुरा रहे थे। रुद्र बेटा, तू उसे कुछ दिन पागल खाने क्यों नहीं छोड़ाते हैं, जो कि उसका दिमाग थोड़ा सेंटर में आ जाए। अविनाश फोन पर दादी की सारी बातें सुन रहा था और अपने आप से ही कह रहा था, ये दादी भी न मुझे यहाँ से जाने के बाद भी चैन से नहीं रहने देगी। अब ये अपनी पूरी फैमिली में मेरी महागाथा सुनाकर मुझे वायरल कर देंगी और मैं वहां भी दादी की वजह से फेमस हो जाऊंगा। अब तो उससे अपनी तारीफ सुनी ही नहीं जा रही थी। उसने हार कर फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। रुद्र और बाकी सभी को दादी बुआ की बातों में काफी मजा आ रहा था। नायरा और शिवानी ने भी चालाकी से काम लेते हुए किड्स रूम में से छोटे बच्चों को दादी बुआ के पास ले आई थी। इतने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को देखकर तो दादी बुआ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विक्रम और शिवम भी वहां पर आ गए थे। विक्रम ने दादी बुआ के पैर छुए पर शिवम ने तो उन्हें सीधा गले लगाकर उनके गाल पर एक पप्पी दे दी। उसने शिवम के कान पकड़कर कहा, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा।
रुद्र के अलावा तुम में से कोई मुझे याद भी करता है। अगर वो भी मुझसे बात ना करें तो मुझे तो इस घर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। शिवम ने कहा, सॉरी बुआ जी, मैं तो कितने दिनों से कह रहा था आपको यहाँ पर लाने के लिए, और मैंने तो कल भी विक्रम भाई से कहा था आपके लिए, आप चाहे तो उन्हीं से पूछ लो। विक्रम ने मन ही मन कहा, झूठा कहीं का, मुझे और अपने झूठ में शामिल कर रहा है। बुआ जी भी विक्रम को ही देख रही थी और उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। तभी विक्रम ने भी कहा, बुआ जी ये बात मैंने रुद्र भाई को भी बता दी थी, उसने भी बड़े स्मार्ट तरीके से बात को घुमाकर रुद्र पर डाल दिया था। रुद्र ने कहा, दादी बुआ, मैंने इन्हें आपके बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि मैं इन्हें सरप्राइज दे सकूं। रुद्र मुस्कुरा रहा था, वो भी खुद से ही कह रहा था कि इन गधों ने मुझे भी अपने झूठ में शामिल कर ही लिया। उन लोगों का कुछ देर तक ऐसे ही मजाक चलता रहा। दादाजी भी वहां आ चुके थे। वो आज तो ऐसे लग रहे जैसे कि काफी टाइम तक जॉगिंग करके आ रहे हो। रेखा जी ने धीरे से नायरा और शिवानी से धीमी आवाज में कहा, अरे पापा जी अभी तो गार्डन में गए थे और इतनी जल्दी इनको इतना पसीना कैसे आ गया? नायरा ने कहा, माम ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा कि इन्हें कुछ ज्यादा ही पसीना आ रहा है? रेखा जी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मॉम, मेरा कहने का मतलब है कि दादाजी के तो शूज भी भीगे हुए हैं। ये देखकर तो वो मन ही मन हंसने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। उसके बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। दृष्टि, नायरा और शिवानी सभी शिवम के साथ RSR एंटरटेनमेंट कंपनी में चले गए। शिवम ने दृष्टि से कहा, भाभी आपने तो बुआ जी को क्लीन बोल्ड ही कर दिया। बुद्धू तू गाड़ी चलाने पर ध्यान दे, और तुझे पता है बूढ़े बड़ों को किसी चीज का लालच नहीं रहता सिवाय इन छोटी छोटी खुशियों के। तुम्हें पता है जब हम उनकी थोड़ी सी भी केयर करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं, और वैसे ही जब हम उनकी कोई छोटी सी बात भी अगर नहीं मानते तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने उनकी बात माननी ही छोड़ दी है और अब हम उनकी कोई बात ही नहीं मानते हैं। इस उम्र में उनका दिल बिल्कुल बच्चे जैसा होता है। वो छोटी छोटी बातों पर वह रूठ जाते या और छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। बस इसलिए दादी भुआ मुझसे खुश हो गई, और मुझे ही नहीं तुम्हें भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। शिवम ने कहा, भाभी आज से मैं भी सभी बड़े बूढ़ों के साथ अच्छे से बिहेवियर करूंगा। थैंक यू भाभी, मुझे ये सब बताने के लिए। ऐसे ही बात करते करते वो सभी प्राइवेट पार्किंग में पहुंच गए थे। वहां पर प्रेम उन सभी का इंतजार कर रहा था। उसने दृष्टि और बाकी सभी को ग्रीट किया। उसके बाद वो सभी वहां से लिफ्ट के थ्रू सीधे शिवम के केबिन में पहुंच गए थे। शिवम ने कहा कि पता चला उस चेष्टा ने हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन की। चेष्टा का नाम सुनते ही शिवानी के कान खड़े हो गए। वो शिवम को घूर रही थी। शिवम ने कहा, मेरी बार्बी डॉल, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर उसने ये कंपनी ज्वाइन किस लिए की है ये बात मुझे भी नहीं पता। शिवम को बच्चों की तरह से अपनी सफाई देता देख शिवानी काफी जोर से हंस पड़ी। उसके साथ नायरा और दृष्टि दोनों हंसने लगे। शिवानी ने हंसते हुए शिवम से कहा है, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और रही उसकी बात, उस चेष्टा को मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। उसकी बात सुनकर शिवम की जान में जान आई। शिवम ने प्रेम से कहा, तुमने लग्जरी प्राइवेट रूम तैयार करा दिया? प्रेम ने कहा, जी बॉस। दृष्टि का ध्यान भी उन दोनों की बातों पर था। उसने कहा, लग्जरी प्राइवेट रूम का क्या मतलब है? तुम हमें भी वो ही रूम अलॉट कराओ जैसे बाकी सभी को दिए गए हैं, और तुम खुद भी तो ऐसे ही रूम में रहते हो, फिर हमारे लिए यह मेहरबानी क्यों? दृष्टि ने आगे कहा, हमें भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, इसलिए हम भी नॉर्मल रूम में ही रहेंगे ताकि किसी को भी हम पर कोई शक न हो सके। और वैसे भी अगर हम प्राइवेट रूम में रहे तो दूसरे एक्टर्स को लगेगा कि तुमने उनके साथ नाइंसाफी की है। उसके बाद प्रेम उन सभी को वहां से लेकर चला गया। उसने उन्हें भी एक रूम प्रोवाइड करवा दिया, और वो रूम चेष्टा के सामने वाला रूम था। उसे देखकर शिवानी की आंखों में चमक आ गई। दृष्टि ने उसके एक्सप्रेशन देख लिए थे। उसने शिवानी से कहा कि तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना, पहले ही मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। उसके बाद वो रूम में चले गए। दूसरी तरफ कीर्ति आज साइट विजिट के लिए मॉर्निंग में उसी साइट पर गई थी जहां पर माही को प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर रिक्रूट किया था। कीर्ति को वहां पर देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दिल में इतने दिनों से जो बदले की भावना चल रही थी, आज उसे बुझाने का वक्त आ गया था। उसने कीर्ति के पास जाकर कीर्ति को ग्रीट किया। उसके बाद वो कीर्ति को साइट विजिट के लिए ले गई।
वो कीर्ति को हर छोटी से छोटी जानकारी दे रही थी। उसका मोटिव था कि कीर्ति को उस जगह पर ले जाना जहां पर खतरा बहुत ज्यादा था, और उसे मौका मिल ही गया था। कीर्ति 5th फ्लोर से सामने चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को देख रही थी। तभी माही ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और कीर्ति सीधा 5th फ्लोर से नीचे गिर गई। आखिर शिवम चेष्टा की जानकारी क्यों निकलवाना करवाना चाहता था, और शिवानी आखिर चेष्टा के साथ क्या करने वाली थी? दृष्टि और नायरा दोनों अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहती थी? क्या दृष्टि को कीर्ति पर आई मुसीबत का पता चल पाएगा? आखिर माही ने कीर्ति को धक्का क्यों दिया था? क्या कीर्ति फ्लोर से नीचे गिरकर बच पाएगी? क्या माही ने अपना बदला ले लिया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज